हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज एकदम सुपर फास्ट रिवीजन यहां पर करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि एक एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। चलिए, मूलरता और मूललता में अंतर है ना, ये बच्चों इस वर्ष पूछा जा सकता है। अच्छे तरीके से तैयार करना। देखो, मैंने आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी पहले ही कि प्यारे बच्चों, आपके पास यदि कोई बिलियन है और बिलियन की बात करें तो जब 1 लीटर बिलियन लेते हैं बच्चों, कितना लीटर, 1 लीटर बिलियन लेते हैं और 1 लीटर में हम विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या की बात करते हैं, है ना, मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, तो बच्चों वो आपका क्या कहलाता है, मूलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर बिलियन में कितना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। वहीं पे प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं 1000 ग्राम विलायक में, किसकी बात करते हैं बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो मूललता कहलाती है। क्लियर, बस इतना ही है कि 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या मूलरता और 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूललता कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखो मूलरता में बिलियन के आयतन पर विचार किया जाता है क्योंकि आयतन के आधार पर हम निकालते हैं। वहीं पे मूललता की बात करते हैं बच्चों, तो ये विलायक के द्रव्यमान पर विचार की जाती है। दूसरा, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के पदार्थ के मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। और इसका बच्चों क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना, मूललता कहलाती है। ओके, मूलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता है क्योंकि हम बिलियन के आयतन से लेकर चलते हैं, लेकिन मूललता में आयतन का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि विलायक से लेकर चलते हैं। ओके, इसे कैपिटल एम से, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला अंतर हमारा कंप्लीट। ज़्यादा हम समय नहीं देंगे, कम से कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। हाँ बच्चों, आप लोगों को समझना है ना, कोशिश यही करना है कि आप लोग समझो अच्छे तरीके से और एग्जाम में बढ़िया यदि आ जाता है, या कभी जरूरी नहीं कि इसका अंतर ही पूछा जाए। पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, जरूरी नहीं है कि इसका अंतर ही पूछा जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई साहब इसको समझाने के लिए पूछ दे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगला बच्चों, बड़ा प्रेम से आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। सभी बच्चे से बन रहा होगा। इसमें बच्चों राउल्ट के नियम का पालन करता है मतलब एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होती, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन हो जाती, इसलिए नॉट इक्वल 0 कर दिया। इसमें बच्चों आयतन परिवर्तन यदि हम बात करें तो आयतन परिवर्तन बच्चों इसमें नहीं होता और इसमें आयतन परिवर्तन हो जाता है क्योंकि अनादर्श विलयन मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, लेकिन आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होती, ना तो आयतन परिवर्तन होता है। और बच्चों अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए एंथैल्पी और आयतन दोनों परिवर्तन हो जाता है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिसको भी लिखना है तो लिख लिया करो। इसके बाद प्यारे बच्चों, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। अब ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा रहा है, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग कभी नहीं पूछा जाता। धनात्मक विचलन बस इतना है कि भाई राउल्ट के नियम से इसका परिकलित मान अधिक होता है और इसका मान कम होता है, इसलिए यदि एंथैल्पी परिवर्तन तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये निम्न क्वथन एजियोट्रॉप होते हैं बच्चों, उच्च क्वथन एजियोट्रॉप होते हैं। बस इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, अगला हमारा बच्चों विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर। ये अभी 1-2 साल से नहीं आया है, इसलिए बच्चों इसे आप लोगों को पढ़ना है। देखो, विद्युत वाहक बल आप सबको पता है बच्चों, ये क्या मापता है, सेलों के बीच विभवांतर मापता है। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है उसकी गणना करता है। यदि भाई परिपथ में धारा बह रही है तो भी और नहीं बह रही है तो भी विद्युत वाहक बल रहता है। लेकिन विभवांतर परिपथ में 2 बिंदुओं के विभव का अंतर है, तो जब परिपथ में धारा बहेगी तब विभवांतर रहेगा, बाकी तो विभवांतर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, ये विद्युत वाहक बल के है, सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज है। इलेक्ट्रोडों के बीच कितना अधिकतम वोल्टेज है मतलब विभवांतर है, वो बच्चों आपको विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन ये विभवांतर सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है, ये अधिकतम होता है, ये कम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए पहला देखिए, किसी खुले परिपथ में अर्थात जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर कितना है। जैसे बच्चों हम बात कर रहे हैं कि एक सेल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक सेल बनाने के लिए क्या है, एक पात्र लेना है और पात्र में हमको क्या डालना है, विद्युत अपघट। विद्युत अपघट डालने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाना है, बड़े प्यार से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो इसमें से धारा किसी प्रकार से नहीं बह रही है, यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं, किसी प्रकार से धारा नहीं बहती, तो इनके सिरों के बीच जो अधिकतम विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल है। लेकिन बच्चों जब धारा बह रही होती है
तो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ये तो क्लियर रहना चाहिए। विद्युत वाहक बल सेल द्वारा अधिकतम प्राप्त वोल्टेज है, मतलब इनके सिरों से अधिकतम कितना प्राप्त हो सकता है। लेकिन बच्चों ये जो विभवांतर है ये अधिकतम नहीं, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा यहाँ से है ना वोल्टेज हो, तो थोड़ा सा कम होता है। विद्युत वाहक बल कार्य सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य निरूपित करता है, यानी विद्युत वाहक बल है ना अधिकतम कार्य को व्यक्त करता है बच्चों, लेकिन विभवांतर द्वारा परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य से कम होता है। मतलब विभवांतर कमी होता है, क्योंकि भाई जो विद्युत वाहक बल है वो राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की विभव का अंतर है, इसलिए राजा है। जानते हैं किसी घर में कार्यक्रम हो रहा है और जो बिल्कुल अंदर तक संबंध है उसका, यानी गहरा दोस्ती है, तो वो राजा ही राजा है। जब चाहे अंदर से रसगुल्ला ले आए, जब चाहे अंदर से गुलाब जामुन खा ले, है ना, बढ़िया पकवान खा ले, क्योंकि उसका संबंध किचन से लेकर बाहर तक है। और जो बेचारा केवल पहले से बाहर है, उसका अंदर कोई संबंध नहीं, तो उसका कार्य भी कम होगा, उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज भी कम होगी। खत्म कहानी। ये चीज़ है बच्चों। विद्युत वाहक बल परिपथ में निरूपित विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए उत्तरदायी है, मतलब विद्युत वाहक बल होगा तभी धारा बहेगा। और विभवांतर तो भाई परिपथ के बिंदु के विभव का अंतर है, इसलिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, 4 ही अंतर। हम 4 ही अंतर की बात करेंगे, ज़्यादा बताएंगे कन्फ्यूजन होगा। जितना भाई मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। ये बच्चों आप लोगों का विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है बच्चों? इसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती है, आक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता रहता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल में बाहर से ऊर्जा दी जाती है, और इसमें नहीं, इसमें अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अच्छा ये सबसे बड़ा फैक्ट है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है ना, और कैथोड धनात्मक होता है। लेकिन जितने भी बाहर विद्युत रासायनिक सेल के अलावा जितने भी सेल होते हैं उसमें एनोड धन होता है बच्चों, और कैथोड ऋण होता है। ठीक, अच्छा विद्युत रासायनिक सेल को बनाते हैं तो 2 अलग अलग पात्र में विलयन लेते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। और भाई जब हम विद्युत अपघटनी सेल पढ़ते हैं तो एक ही विलयन में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, और सेल पर कार्य होने पर मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि हम इसको बाहर से ऊर्जा देते हैं। सेल में सेल द्वारा कार्य किया जाता है, इसमें सेल पर कार्य किया जाता है। आसान है बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया होती है ना, और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन प्यारे बच्चों विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? बाहर से ऊर्जा देते हैं, बाहरी स्रोत से ऊर्जा देते हैं, और रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा चीज, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है बच्चों? एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव का होता है और कैथोड ऋण ध्रुव का होता है। विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं बच्चों तो 2 अलग अलग पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र में सारे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। अच्छा, इसमें जब कार्य की बात करते हैं तो जब ये कार्य करता है तो इसके अंदर की ऊर्जा कमी आएगी, क्योंकि सेल द्वारा कार्य किया जाता है, तो कार्य के मान में कमी आएगी, ऊर्जा के मान में कमी आएगी। लेकिन इसमें सेल पर कार्य किया जाता है बच्चों, इसलिए इसके कार्य मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होगी। अर्थात जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल है इस तो सेल द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन वहीं पे विद्युत अपघटनी सेल बच्चों सेल पर कार्य करते हैं, यानी विद्युत अपघटनी सेल में हम बाहर से ऊर्जा देते हैं। क्लियर? चलिए आगे चले बच्चों। ठीक, इसके बाद यदि आप लोग जैसे चैनल पे पहली बार आए हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिवसर के द्वारा स्पेशल ऑफर दिया जाता है, जैसे ये हमारे चैप्टर बाई चैप्टर में अंतर है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इसका अलग से PDF दो, तो जो हम नोट्स देते हैं ना, तो नोट्स में अंतर रहते हैं। जो बच्चे नोट्स ले रखे हैं वो नोट्स में अंतर देखेंगे, नोट्स में अंतर मिल जाएगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना कि सर बिल्कुल है ना हमें ये अंतर का PDF दो। तो नोट्स आप लोग थोड़ा सा विजिट किया करो, और नोट्स में देखो सारा चीज़ आपको मिल जाता है। बाकी यदि किसी को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री का हमें भी नोट्स लेना है, तो अभी भी ऑफर आज के लिए कर दिया हूँ कि 1 दिन के लिए और ऑफर है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। बहुत सारे बच्चे ले नहीं पाए थे, है ना, उनका टास्क था कि सर और हमें ऑफर दीजिए, तो ये आप लोगों के लिए ऑफर है। ठीक है, 100 रुपये भैया हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है ना। चलिए अब देखो बच्चों, अनुसंगता और अभिक्रिया की कोटि, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में अंतर, और कभी कभी समझाने के लिए। तो हालांकि ये चीज़ मैंने करा दिया है, उम्मीद। देखो भाई जो लेक्चर्स भी देख रहे हैं, तो लेक्चर में इनको मैं करा दिया 2-2 नंबर में। तो जो 2 नंबर में इसको क्लियर कर लिए, तो वही चीज़ अंतर में है, तो वो अंतर भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर
आप लोगों को यदि बताऊं तो भी ठीक, ना बताऊं तो आप लोगों से बन ही रहा होगा बच्चों कि अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं आणविकता कहलाती है। जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं बच्चों वो अभिक्रिया की कोटि है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया भाग हो रही है तो जितने अणु भाग ले लिए वो अणुसंख्यता है, लेकिन जो अभिक्रिया की दर का वास्तविक रूप से निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोटि। मैं सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काम निकाल दिया कि हमें ये काम कराना है, 25 लोग पहुँच गए, 25 लोग पहुँच गए मतलब आणविकता है, लेकिन उसमें 10 ही काम कर रहे हैं तो 10 उसकी कोटि है बच्चों। सैद्धांतिक पद है ना, सीधा सीधा देख करके सिद्धांत लगा ली कि 25 लोग आए हैं, लेकिन बच्चों ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। मतलब प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा कि कितने अणु भाग ले। जैसे भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बहुत है, लेकिन कौन अभिक्रिया संपन्न करा रहा है वो कोटि है, तो इसको हम प्रयोग के आधार पर निकालते हैं। ये हमेशा पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। इसका मान शून्य नहीं होता है अणुसंख्यता, यानी कुछ न कुछ भाग लेंगे, अभिक्रिया का दर निर्धारण करें चाहे ना करें। जैसे मान लीजिए 10 लोग गए और 10 के 10 बोले काम नहीं करेंगे, तो फिर कोटि तो शून्य हो गई, भाग लेने वाले तो 10 हो गए, ऐसा चीज होता है। ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों दर और दर स्थिरांक में अंतर, अभिक्रिया की दर स्थिरांक में अंतर। तो दर स्थिरांक तो एक समानुपातिक नियतांक है, सबको पता है। और अभिक्रिया की दर समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कितनी कमी होती है, उत्पाद के सांद्रण में कितनी वृद्धि होती है। अब सर बोले अभिकारक उत्पाद क्या है? जैसे मान लीजिए ए बच्चों बी में बदल रहा है, ठीक है, ए बी में बदल रहा है, तो ए जो है बच्चों वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, जो बनने वाला पदार्थ होता है उत्पाद। तो धीरे धीरे इसमें कमी आएगी और इसमें वृद्धि होगी, इसलिए तो कहते हैं समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि अभिक्रिया की दर कहलाती है। और समानुपाती स्थिरांक दर स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है और ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इसमें बच्चों अग्र और पश्च वेग बराबर रहता है। क्योंकि अग्र पश्च क्यों वेग बराबर रहेगा? क्योंकि पहले बच्चों जितनी तेजी से इधर जाएगा उतना ही ये अग्र पश्च दोनों का बराबर रहता है। लेकिन बच्चों इसमें साम्य अवस्था में अग्र और पश्च अभिक्रिया वेग नियतांक अनुपात स्थिरांक रहता है। देखना इसका इकाई आप लोग देख लो, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, समय इनवर्स। समय के साथ ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। जानते हो क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, फिर सेकंड इनवर्स। मतलब मोल में इनवर्स नहीं होना चाहिए, मोल में इनवर्स नहीं है बच्चों, ठीक है, मोल में इनवर्स नहीं, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। समय के इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स। लेकिन अब दर स्थिरांक ये बदलता है। अब ध्यान रखना बच्चों, अभी पिछले साल अब अणुसंख्यता और कोटि आया था, लेकिन इस वर्ष मुझे लगता है कि अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक आ जाएगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में अभी ये क्वेश्चन नहीं आया और ये फुल उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आ जाए, और आ जाएगा तो छाप देना। अब मैंने कहा ना कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, पिछले साल आया था डी और एफ ब्लॉक के 2 अनुप्रयोग, ठीक, ये क्वेश्चन आया था। और बच्चों 2024 में पूछा था डी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित कीजिए 2 विशेषताएं। एफ ब्लॉक अथवा में आ गया था एफ ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित कीजिए 2 विशेषताएं। तो 2024 में 2025 में दोनों में लगातार पूछा गया डी और एफ ब्लॉक। तो बच्चों हो सकता है ये नया है, लेकिन भाई थोड़ा सा पढ़ लो कि जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 DF में प्रवेश करते हैं। देखो बच्चों मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ कि बच्चों डी कक्षक के तत्व क्या कहलाएंगे? जिसमें N-1 डी कक्षक अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षक में प्रवेश करते हैं वो आपके बच्चों डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F में प्रवेश करते हैं वो आपके F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें N-1 और N 2 कोष अपूर्ण रहते हैं। इसमें N-2, N-1 और बच्चों आपका N 3 कक्षक जो हैं, 3 कोष जो हैं अपूर्ण होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका N-1D, D1 से आपका कितना होता है? 14 होता है, और NS में 1 से 2 हो सकता है। इसमें बच्चों N-2 F में 1 से 10 होता है, F में 1 से 14, N-1 D में 0 से 1 और NS में 2। ये आपका बच्चों इसका क्या है? सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अंतर देख लो, इसमें N-1 2 कोष अपूर्ण होते हैं, इसमें 3 कोष, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक प्रवेश करते हैं। इसमें एफ कक्षक में डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए दुर्लभ तत्व हैं। ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व स्थायी होते हैं बच्चों, ये कम स्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। डी और एफ ब्लॉक में अंतर, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में अंतर, ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। हालांकि मैक्सिमम बच्चों से रिपीटेड भाई बनना चाहिए, बनता ही भी होगा।
लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद के 14 तत्व, ठीक है, उसे लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। और एक्टिनियम के बाद के 14 के तत्व बच्चों क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे N-1 N-2 F में प्रवेश करता है और लेंथेनाइड मतलब 4F श्रेणी कहलाएगा। और N-2F इसमें भी रहता है बच्चों, लेकिन ये 5F में प्रवेश करता है, ठीक है। तो विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों N-2 कक्षक 4F उपकोष में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बच्चों 5F उपकोष में प्रवेश करता है। लेंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहलाते हैं बच्चों। ये एक्टिनाइड के बाद के 14 तत्व इसलिए एक्टिनाइड कहलाते हैं। दो अंतर तो बहुत आसान है। देखो भाई, लेंथेनम जो होते हैं, ठीक है, ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम रखते हैं, लेकिन एक्टिनाइड जो है संकुल यौगिक थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं, ठीक है। ये कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आगे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, रटना नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है और पढ़ के जाना है। इसके बाद बच्चों द्विक लवण संकुल लवण में टिप्पणी के लिए पूछ देता है सीधा 2 नंबर। ये तो अंतर नहीं पूछा जाता है अब, लेकिन इसका बच्चों टिप्पणी पूछ देता है कि द्विक लवण और संकुल लवण किसे कहते हैं। द्विक लवण यदि अब इसको जल में मिला दें, ठीक है, तो ये अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाता है। लेकिन संकुल लवण बच्चों ये जल में मिलाने पर वियोजित नहीं होता है, आंशिक वियोजित होता है, मतलब पूरा वियोजित नहीं हो सकता, ठीक है। ठोस अवस्था में स्थायी है, लेकिन जैसे ही जल में मिलाते हैं तो ये अपना मूल गुण खो देता है। लेकिन संकुल अवस्था में ऐसा नहीं है, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं और जल में घोला जाता है तो आयन विभक्त होते हैं, है ना, जटिल आयन बना लेते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं खोते। याद रखिएगा बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत? अब इसका उदाहरण देखो भाई, द्विक लवण संकुल लवण जब चैप्टर पढ़ते हो ना, तो द्विक लवण संकुल लवण शुरुआत में होता है, इसलिए द्विक लवण संकुल लवण आज आप लोगों को तैयार करना। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। द्विक लवण है क्या? ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जल में घोलते हैं तो वो विभक्त हो जाता है बच्चों, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। लेकिन संकुल लवण में क्या करोगे? ऐसे यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में स्थायित्व के रूप में उसका योगदान रहता है ना। और ये बच्चों आंशिक वियोजन होता है, मतलब पूरा नहीं टूटता। यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होता है, ठीक है, जल में आयन में विभक्त हो जाता है। ये ठोस अवस्था में भी जल में घोला जाता है तो भी आयन के रूप में विभक्त नहीं होते, बल्कि संकुल यौगिक बना लेता है। द्विक लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक के समान होता है, लेकिन संकुल लवण के भौतिक रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों से पूर्णतः भिन्न होता है, ठीक है। इनके सूत्र में अवयवी लवण पूरे रूप में साथ साथ लिखे जाते हैं एक साथ, लेकिन बच्चों इसमें हम कोष्टक के अंदर व्यक्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। बाकी नोट्स में भी और प्रॉपर बढ़िया रहता है बच्चों, तो आप लोग नोट्स जरूर ले लिया करो, नोट्स में आप लोग पढ़ाई करते रहा करो। बाकी SN1 और SN2 अभिक्रिया हमने आप लोगों को समझाया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग, है ना, SN1 और SN2 पढ़ लेंगे। देखो भाई, SN1 जो होता है 1 लिखा बस रहता है, बल्कि 2 पद में होता है, और 2 लिखा है लेकिन 1 पद में, एकदम अपोजिट रहता है। ये SN1 क्यों? क्योंकि 1 अणुक है। ये SN2 क्योंकि 2 अणुक है बच्चों, है ना, मतलब ये 2 पद में होते हैं, तो इसमें जो बीच का अवस्था नहीं पाया जाता है, लेकिन ये एक ही पद होता है, इसलिए बीच का अवस्था पाया जाता है, ठीक है। और ये बच्चों आपका कार्बोनियम आयन बनाता है। पहले एक पद होता है तो आयन बनाता है, फिर दूसरे पद में उत्पाद बनाता है, लेकिन ये किसी प्रकार से कोई आयन का निर्माण नहीं करता, सीधा डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो SN1 2 पदों में संपन्न होता है, SN2 1 पद में संपन्न होता है। इसे एक अणुक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये द्विअणुक है बच्चों, दोनों भाग लेते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसकी गति विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित होता है। SN2 अभिक्रिया की गति विलायक की प्रकृति पर बहुत कम आश्रित होता है। यह संक्रमण अवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि 2 पद में होता है तो पहले आयन में विभक्त होता है, इसलिए संक्रमण अवस्था में नहीं पाया जाता। लेकिन SN2 जो है संक्रमण अवस्था में पाया जाता है। वहीं पे बच्चों यदि हम कार्बोनियम आयन की बात करें तो ये आयन बनाता है, पहले आयन बनाएगा एक पद में, दूसरे पद में उत्पाद बनाता है। लेकिन SN2 है जो है वो कार्बोनियम आयन नहीं बनाता, वो सीधे एक ही पद में अभिक्रिया को संपन्न करा देता है। इसके बाद बच्चों फिनाल और एल्कोहल में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको तो रट्टा ही मार लेना यार। फिनाल से फिनॉलिक गंध आती है, एल्कोहल से मीठी गंध आती है। देखो, फिनाल से गंध बहुत ज़्यादा होता है, एल्कोहल में उतना ज़्यादा गंध नहीं रहता, इसीलिए तो लोग पीते हैं। यदि अच्छा खतरनाक गंध आता तो लोग पीते ही काहे, है ना। ये बच्चों अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, क्षारों में घुलकर लवण बनाता है,
उदासीन है, एल्कोहल उदासीन है तथा क्षारों के साथ क्रिया नहीं करता। याद रखना बच्चों, फिनाल अम्लीय है और एल्कोहल क्षारीय है, मतलब उदासीन है, मतलब इसमें अम्लीय गुण नहीं है। ऑक्सीकरण करने पर संकर रंगीन उत्पाद बनाते हैं। यदि फिनाल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो रंगीन उत्पाद बनाएगा। ये बच्चों सरलतापूर्वक एल्डिहाइड अथवा कीटोन में ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करता है बच्चों, ये फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता। हैलोजन अणु के साथ क्रिया नहीं होती है, इसका भैया एल्किल हैलाइड बनाता है। तो ये आप लोग आसानी से तैयार कर, फिनाल से फिनॉलिक गंध आएगा, एल्कोहल में कोई गंध नहीं, मीठा गंध रहेगा। वाह, ये अम्लीय प्रकृति का है, क्षारों से क्रिया करता है, ये उदासीन है, क्षार से क्रिया नहीं करता। ठीक है सर। ऑक्सीकरण करता है तो रंगीन उत्पाद बनाता है। ऑक्सीकरण से बच्चों सरलतापूर्वक एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाता है। ठीक है। हैलोजन के अम्ल के साथ क्रिया नहीं होती, ये हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करता है। बाबूजी अंतर याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया बाबू। चलो, इसके बाद बच्चों एथिलेमीन एनिलीन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, इस बार काम का नहीं है। रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन, ये अंतर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसको बच्चों, इसको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगले लेक्चर का मतलब अभी हम एक चैप्टर जो जैव अणु है, उस जैव अणु के मैराथन क्लास को ला रहे हैं जल्द ही। 30-35 मिनट 40 मिनट का क्लास रहेगा उसका, और बढ़िया उसमें चौचक करेंगे। आप लोग इस प्रश्नों को थोड़ा सा देख लो, तैयार कर लो। ठीक है बाबू। और बच्चों एमिनो अम्ल प्रोटीन में है ना, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। देखो यदि अंतर तैयार कर लेते हो ना, अंतर, तो बच्चों उसका डिटेल्स लिख सकते हो। तो ये अंतर अभी आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी डिटेल्स में समझाऊंगा। ये अभी चैप्टर अभी समझाया नहीं हूँ, जल्दी वीडियो आएगा। प्लेलिस्ट बना हुई है ना सर, प्लेलिस्ट ही नहीं ढूंढ पाते हो आप लोग, प्लेलिस्ट नहीं मिलता है ना आपको। शिव कोचिंग क्लासेस बच्चों सर्च करोगे, उसको क्लिक कर दोगे शिव कोचिंग क्लासेस, तो ऐसा पेज आएगा। देखो वीडियो लिखा है, शॉर्ट्स लिखा है, लाइव लिखा है, कोर्स लिखा है, प्लेलिस्ट लिखा है। प्लेलिस्ट में जब जाओगे बच्चों, तो अभी केमिस्ट्री का एग्जाम चल रहा है ना, तो पहले ही 17 वीडियो हो चुका है। अब इसके बाद 18 वीडियो आएगा, फिर 19 वीडियो। ये अपना 19, 18 आएगा, फिर 19 नंबर में अंतर रहेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को सारे वीडियोज मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं। बस आप लोग पैर सपोर्ट बना रहे हैं, और अभी 2 दिन है, 2 दिन में फोड़ फाड़ देंगे यार, चिंता नहीं करो, फोड़ फाड़ देंगे। शिव सर आपके साथ फोड़ेंगे, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। और आखिरी अंतर डीएनए आरएनए, जो कि केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में भी रहता है। डीएनए में बच्चों डबल हेलिक्स संरचना होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज, इसका राइबोज होता है। इसमें पिरिमिडीन क्षार का मुक्त थायमिन होता है, इसमें थायमिन की जगह यूरिसिल रहता है बच्चों। ठीक है। ये पैतृक गुणों का वाहक होता है, ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। बड़ा सिंपल है। उम्मीद करता हूँ इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। और जो भी नोट्स लेना चाहते हैं तो 100 रुपये लगता है। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपये बच्चों। बढ़िया तैयारी करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यारा भरा नमस्कार।